आप कल्पना कीजिए, सिर्फ एक इमेजिन कीजिए, आने वाले 200 वर्ष के बाद जमीन की खुदाई हो तो नवी मुंबई में जो सामग्री जमीन के अंदर गया है और छोटा नागपुर में अधिकतर सामग्री कहाँ मिलेगा, आप बताइए। नवी मुंबई में मिलेगा ना, क्योंकि नवी मुंबई। नवी मुंबई में जो है आपके लैपटॉप मिल जाएंगे, मोबाइल मिल जाएगा, टैबलेट मिल जाएगा। छोटा नागपुर में क्या मिलेगा, हथौड़ा मिल जाएगा, जो है किसी का सामग्री मिल जाएगा, धोती कुर्ता मिल जाएगा, और यहाँ थ्री पीस मिल जाएगा। यानी क्या कि हम लोग जब जांच करेंगे आज से 200 वर्ष बाद तो भी कहेंगे कि नवी मुंबई वाज द डेवलप सिटी या द डेवलप प्लेस, बट छोटा नागपुर वाज नॉट डेवलप प्लेस। तो इसी तरह से हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो ये चर्चा होगी कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिपेंडेंट ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। मतलब जो पुरातात्विक तत्व है, यानी कि जमीन के अंदर से खुदाई में जितना सामग्री अधिक मिलेगा वह स्थान अपने समय में ज्यादा डेवलप था, है ना, और जो स्थान पर सामग्री कम मिलेगा वह कम डेवलप था। तो इस दौर में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो डेवलप है, और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई वो 1922 में हुई, जिसकी खोज करता है रखाल दास बनर्जी, जिनको हम लोग कहते हैं RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, है ना। तो 1922 में खोज हुई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, और इसके किस नदी किनारे है भाई, तो इंडस, यानी कि सिंधु नदी उसको हिंदी में बोलते हैं। इसी कारण से इसका एक नाम दे दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोनों डाउट क्लियर। अब तीसरा टॉपिक हमारा है कि यस सर। इसको ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज क्यों कहेंगे भाई। तो सबसे पहले 2350 टू 1750 BC का जो टाइमिंग है। हेलो। हाँ बताइए। 1922 या 1921 या तो 1920, हाँ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। 1921 एक्सकेवेटर ऑफ हड़प्पा in the at Dayaram Sahani, and 1922 excavator placed the Mohenjo-daro at the excavator was Dayaram रखाल दास बनर्जी। यानी 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो खोज किसने किया, रखाल दास बनर्जी ने। क्लियर, आगे चले। हाँ, फैक्चुअल चीजों को मत ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें जो है वो आते रहती है ना, और यूपीएससी इसको पूछ लेता है कभी कभी, जान लीजिएगा, कोई नहीं। आज आज अगर आप लोग मैनेज करिए, कल मैं नोट्स एक दे दूंगा अच्छा सा, इंग्लिश मीडियम में अलग और हिंदी मीडियम में अलग, मतलब हैंड रिटेन नोट से ज्यादा पेज का नहीं होगा, 70-80 पेज का होगा, और उसको पढ़ लीजिए, और बाकी क्लास में जो कथा कहानी है उसको सुन लीजिए। हिस्ट्री आपको अच्छा लगने लगेगा। मतलब आज अगर आपके मन में ये आता होगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा, तो ऐसा है नहीं। ये उस दौर के लिए है ना जो पुराने समय के लोग थे, अब ऐसा नहीं है, अब आसान हो गया हिस्ट्री, है ना। थोड़ी सी फैक्चुअल चीजों को जाने, थोड़ा सा कंसेप्ट को जाने, और दोनों चीजों को जब डेवलप करेंगे तो आसान हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। तो हम लोग साइड्स की बात कर रहे थे। तो ये जो ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज क्यों कहा गया, तो ये कह सकते हैं कि 2350 BC टू 1750 BC, लगभग 600 ईयर्स की जर्नी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहा था। और इसी दौर में दो मेटल की भी खोज हुई, दो मेटल का साक्ष्य मिलता है, और वह कौन कौन से हैं भाई, तो वो है कॉपर और ब्रॉन्ज, यानी कि तांबा और कांसा। लोहा नहीं मिला था, लोहा हम लोग को मिलेगा लेटर वैदिक में, यानी कि 1000 से 600 BC के बीच में। अब आगे चलते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइमिंग क्या होगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा, टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग को लेकर सब लोग अलग अलग बात करते हैं। जैसे व्हीलर कहते हैं कि 3000 BC से लेकर के 1750 BC का जो दौर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय, मतलब 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोग और अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि 2500 से लेकर 1750 BC के बीच में इसका समय होगा। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसको लेकर के आज रिसर्च का दौर शुरू हो गया है, और नई रिसर्च जो अभी न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये क्लियर कर रहा है कि 2350 यानी 2350 BC टू 1750 का मतलब है 1750, यानी 2350, 2350 से 1750 के बीच की जो घटना है, लगभग 600 ईयर्स, ये जो जर्नी है ना, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का।
यानी हम ये कह सकते हैं कि 2350 2350 BC टू 1750 BC, दैट पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको सब लोग मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेबल हो चुका है। और अब जो C12 और C14 की जो डेवलपमेंट है और थोड़ी सी मॉडर्न अप्रोच से डेवलप हो गई है, और यही कारण है कि इस समय को लोग सबसे ज्यादा मानने वाले हैं। लेकिन अगर आप अभी भी आपसे कहा जाए कि इसी को लॉक कर दे क्या, मतलब केबीसी प्रोग्राम जाइएगा तो लॉक मत करिएगा। क्यों? क्योंकि लॉक करने वाली कुछ टाइम ही यहाँ नहीं है। लॉक ये कर सकते हैं कि आपका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन ये लॉक नहीं कर सकते हैं कि जो है मोहनजोदड़ो का समय ये है ना, फिक्स। मतलब जो है एप्रोप्रिएट टाइम, जो एक होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ हम पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं कहेंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं हम 1980 से पढ़ रहे हैं, और एक कहता है कि मैं 20 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। तो 20 वर्ष कब से ये पता नहीं है, तो वैसे ही 2350 हम बता लेंगे। अब हम आगे जाते हैं और थोड़ी सी फैक्चुअल चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हमने आपसे साइट के बारे में कहा था, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइट की चर्चा किया था, तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा की अगर हम लोग बात करें तो दो चीजों को समझना होगा। हड़प्पा स्थल अपने आप में बहुत डेवलप स्थल है। इसकी एक्सेप्टेंस की बात करें, इसकी डेवलपमेंट की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि 2350 BC के दौर में जिस सभ्यता की प्रथम खोज हुई, वह सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। और इसकी सबसे पहले जो खोज की गई, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो 1921 में खोज हुई। हड़प्पा कहाँ है अभी? अगर जैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए कि हड़प्पा किस जिले में है, तो हड़प्पा प्रेजेंट टाइम द स्टेट ऑफ पंजाब। अब अभी पंजाब दो स्टेट के रूप में बट गया है 47 में, ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब। अब आपको पता होगा कि ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, इसमें कौन सा भारत का हिस्सा है? जो भारत का हिस्सा है वो हड़प्पा में नहीं है। यानी कि ईस्ट पंजाब भारत का हिस्सा है और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अभी जो वेस्ट पंजाब है, उसी में पंजाब में दो जगह हैं, दो जिलों में फैला हुआ है हड़प्पा का एरिया। कौन कौन से भाई? तो आप बताएंगे। एक तो नाम है जो है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। द प्लेस ऑफ, मतलब एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ हड़प्पा, दैट द डिवाइन या द एरियाज ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से भाई? तो आप कहेंगे मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट एंड साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। अब साहिवाल जैसे आप सुनते होंगे, आपके मन में आता होगा कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का नाम साहिवाल है। तो अब ये भी समझ लीजिए कि द बर्थ ऑफ साहिवाल का है ना, जो साहिवाल नस्ल की जो गाय है ना, वह इसी जगह से पहली बार रिसर्च करके डेवलप करके, या कह सकते हैं कि यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि साहिवाल नस्ल जो है वो क्रॉस कराया हुआ है। तो सबसे पहले कहाँ से मिला वो? तो पंजाब से। और पंजाब में किस जिले से? तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से। और दूसरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो एरिया फैला? मोंटगोमरी। तो हम क्लियर कर दिए कि कहाँ है भाई, तो मोंटगोमरी और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। किस राज्य में है? तो पंजाब में। किस कंट्री में है? तो पाकिस्तान में। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे कौन सी नदी बह रही है? क्योंकि देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो ये है कि यहाँ एक नदी बहेगी। और वो नदी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में हड़प्पा के साइड्स पे है, उसका नाम है रावी। तो रावी रिवर के किनारे है, जिसकी खोज 1921 में किसने किया भाई? दयाराम साहनी ने। अब आपको ये जानना होगा कि यहाँ से हमें मिला क्या क्या। मिला क्या क्या का मतलब है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कर लेंगे द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। यानी कि उस समय के दौर में हमें क्या क्या पुरातात्विक तत्व मिला। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम हड़प्पा की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि हड़प्पा स्थल से जो चीजें हमें मिली है, अगर हम उसकी बात करें, तो सबसे पहले व्हीट एंड बार्ली, यानी कि गेहूं और जौ का साक्ष्य। ठीक है, व्हीट एंड बार्ली का मतलब है गेहूं और जौ का साक्ष्य। सबसे पहले कहां से मिला भाई? तो हड़प्पा से मिला। दूसरी बात हम लोग कह लें, तो ये कह सकते हैं कि हड़प्पा समय क्या मिला? तो ब्रॉन्ज टॉय कार्ट। ब्रॉन्ज टॉय कार्ट का मतलब क्या है भाई? कांसे की खिलौना गाड़ी। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा से क्या मिला? तो द वैनिटी बैग। वैनिटी बैग का मतलब क्या है? महिलाओं की श्रृंगार प्रसाधन का साधन। पहले पहले के जमाने में महिला बड़ी बड़ी श्रृंगार की जो है एक बैग लेके घूमती थी। अब तो उसमें मोबाइल रहने लगा है। पहले मोबाइल तो था नहीं पहले के जमाने में। तो उसमें सिर्फ लिपस्टिक टाइप का जो था, कुछ जो है बाल में गजरा लगाने वाली चीजें थी। तो ये सब मतलब आप हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत शौकीन थे। पुरुष भी जो है शौकीन थे और महिलाएं भी शौकीन थी।
है ना। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का ही एक जगह है चनहुद्रो, जो पाकिस्तान में वर्तमान समय में है, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में। और वो पूरे विश्व में सबसे अच्छी लिपस्टिक का सबसे बड़ा सेंटर है। अगर हम बात करें, जो सबसे अच्छी लिपस्टिक जो मिलता है ना, 18,000 20,000 का एक लिपस्टिक, वो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। और कहाँ भाई? चनहुद्रो से। तो ये एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और एक और बात समझिएगा कि अगर हम श्रृंगार की बात करें ना, तो हमेशा से इंडिया से आगे रहा है पाकिस्तान, हमेशा आगे रहा है। क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं सजने संवरने पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं बनिस्पत पाकिस्तान का। तो इसके पीछे कारण क्या है? रोमानियत है पहले से ही। मतलब जो हम अगर आज से हम 5,000 वर्ष पहले की बात कर लें, तो भी पाकिस्तान वाला एरिया ज्यादा सजने संवरने पे, वहाँ की हाइट भी लंबी होती थी। जैसे आप देखिएगा क्रिकेट टीम को देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखेंगे तो आपको सब लंबे लंबे मिलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो जो एरियाज है ना, वहाँ की नॉर्मल हाइट है 5 फीट 10 इंच, और हमारे यहाँ 5 फीट 5 इंच नॉर्मल हाइट है। तो ये भी चीजों को जानेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ेंगे। हालांकि अब मुझे हिस्ट्री में सब नहीं बताना चाहिए मैं, लेकिन आपको शेयर कर दिया कि चीजों को कैसे हम बैलेंस करेंगे, अप्रोच को कैसे डेवलप करेंगे। आगे आ जाइए। तो हड़प्पा स्थल में हमें जो पुरातात्विक तत्व था उसकी चर्चा हम कर रहे थे। उसमें जो सबसे प्रमुख चीज जो मिला, अगर हम उसकी बात करें, तो वो है हमारा डेवलपमेंट के साथ अगर हम जोड़ते हैं, तो वो हमारे पास व्हीट एंड बार्ली है। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लिए ब्रॉन्ज टॉय कार्ड की। वर्क्समैन क्वार्टर की चर्चा होती है। वर्क्समैन क्वार्टर का मतलब है जो श्रमिक है उनके रहने का घर भी वहां से मिलता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ वर्शिप की चर्चा होती है। वर्शिप का मतलब पूजा। पूजा कैसे होगा भाई? तो पीपल ट्री की पूजा और स्टोन की पूजा। मंदिर का साक्ष्य कब मिलेगा हमारे यहाँ? अगर हम बात करते हैं ना, तो मंदिर का साक्ष्य सबसे पहले कब मिलेगा? तो आप लोग बताइएगा कि मंदिर सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी में बना। कौन कौन से शैली में? नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। लेकिन अभी सिर्फ हमें स्टोन मिले हैं, पत्थर मिले हैं, पत्थर की ही मूर्ति है। और पत्थर की मूर्ति के रखने के लिए मंदिर नहीं है। तो वर्शिप की दो डेवलपमेंट है, एक पीपल और दूसरा स्टोन। क्लियर है? आगे चले। फिर इसके आगे जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ हमें पासा, है ना, पासा हमें खेलने की मौका मिला। और ये मतलब जो है आउटडोर गेम ना होकर के इंडोर गेम की डेवलपमेंट की बात करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडोर गेम इस समय बहुत डेवलप था। और यही कारण है कि हड़प्पा स्थल की डेवलपमेंट की बात करें, द पार्ट्स ऑफ हड़प्पा एंड द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड द पर्सन ऑफ द हड़प्पा इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड सिविलाइज्ड द एरियाज। तो इसकी चर्चा हम कर लेंगे। इसके आगे जब हम चलते हैं, तो सेकेंड साइड दैट नेम इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक्सकेवेटर द रखाल दास बनर्जी एंड द एरियाज ऑफ द बैंक ऑफ रिवर ऑफ इंडस। यानी कि किस नदी किनारे है भाई? तो इंडस नदी किनारे है। एंड द प्लेस 1922, एंड द रिसर्च या एक्सकेवेटर दैट नेम इज रखाल दास बनर्जी। एंड इम्पोर्टेंस एरिया, ये इम्पोर्टेंट जो है, कह सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है मोहनजोदड़ो के साथ जुड़ता है। मोहनजोदड़ो की हम सबसे पहले एक और नाम से जानेंगे, और वो है डेथ वैली। डेथ वैली का मतलब है मृतक घाटी, है ना। मृतक घाटी का मतलब है कि वहां बहुत सारे नर कंकाल मिले थे। अच्छा, अगर कोई इतिहास का विद्यार्थी नहीं हो तो मोहनजोदड़ो पिक्चर से तुलना मत करिएगा, है ना, क्योंकि पिक्चर में तो प्रेम कहानी दिखा दी गई है। यहाँ ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ हम सिविलाइज की बात करते हैं, एक अर्बन सिविलाइज की बात करते हैं, है ना। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले अगर हम बात करें, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, एस्केवेटर कौन है? तो क्या कहेंगे? आर डी बनर्जी। ये पूछा गया है। रखाल दास बनर्जी। किस नदी किनारे है? तो आप कहेंगे इंडस वैली, सॉरी इंडस, यानी कि सिंधु नदी। किस जिले में है? तो आप क्या कहेंगे भाई? किस जिले में है? तो ये हम अगर चर्चा करें, तो ये सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत के जो है नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट के आसपास की जो एरियाज हैं, उस एरियाज में इनकी डेवलपमेंट शुरू होती है। और ये अपने आप में बहुत फेमस है, सिंध प्रांत में पूरा फैला हुआ है, कह सकते हैं हम। सिंध प्रांत की डेवलपमेंट होगी। और मोहनजोदड़ो की हम एक और बात कर लें, तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने जो किया, वो 1 वर्ष के बाद किया। यानी कि हड़प्पा की खोज कब हुई भाई? तो 1922 में। इसकी खोज कब हुई? तो जो है हड़प्पा की खोज 1921 में, उसका 1922 में। अच्छा, एरियाज ऑफ मोहनजोदड़ो अगर हम कहेंगे कि स्पेसिफिक प्लेस क्या है, तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट, LARKANA, लरकाना डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट ऑफ सिंध। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी खोज के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या था। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे?
सिस्टमेटिक रोड सिस्टम, जिसको हिंदी में कह लेते हैं व्यवस्थित सड़क प्रणाली, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, है ना। इसके बाद हम क्या कहेंगे, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब विशाल स्नानागार। कहते हैं कि वैसा स्नानागार आज तक नहीं मिला उतना बड़ा सा, 3 तरफ से उसमें यूज करने के लिए जगह होते थे। अगर हम चर्चा करें, क्लास आप लोग का गूगल मीट पे बहुत टफ है, मतलब इतना बोलना पड़ रहा है ना। एक्चुअली हिस्ट्री की क्लास में तो सबसे बड़ी समस्या है ना कि चुप ही नहीं होना है, कंटिन्यू बोलना है। हाँ, नहीं स्टूडेंट तो बोलेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, स्टूडेंट को तो सुनना है। हाँ, कल से ये हो सकता है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको प्रिंट निकाल के सामने रखिएगा, तो फिर आपको महसूस होगा कि नहीं कुछ हो रहा है। आज भर झेल लीजिए आप सिंगल सिंगल, है ना। कल से नहीं झेलना, कल से आपको सामने होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने सारे प्लेसेस रखे हुए हैं, सब नोट्स रखा हुआ है, फिर हम बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ ये अब जाके लगा कि नहीं कुछ हो रहा है। और अभी आपको लग रहा है कि अरे इसको मिस कर गया, उसको मिस कर गया, ये निकल गया, वो निकल गया, है ना। तो मत टेंशन लीजिएगा। वैसे भी यूपीएससी में देख रहे 54% पे टॉप कर जाता है, 47-48% पे रिजल्ट हो जा रहा है, तो हमें 100% जानना है नहीं, है ना। क्योंकि जितना अधिक जानेंगे ना, सिलेक्शन का आधार उतना कमजोर हो जाएगा। यूपीएससी की डिमांड है कि जो जानिए पूरा जानिए, नहीं तो मत जानिए, या तो सॉरी बोल लीजिए, नहीं तो कहिए तो इनके जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट को जानते हो, नहीं तो बोल दीजिए कि मैं सॉरी मैं इनको नहीं जानता हूँ। क्योंकि लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, अधजल गगड़ी छलकत जाए वाली बात वहां होती है। जहां भी निगेटिव मार्किंग हो ना प्री में, वहां पे यही बात है, या तो जानिए तो पूरा जानिए, नहीं तो सॉरी बोल लीजिए। नहीं तो अगर आप दुल्हा के भी चाची हैं और दुल्हन की भी चाची हैं, तो फिर वही कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना। तो ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा। यूपीएससी का ये सबसे बड़ा सा डिमांड्स है कि जानिए तो पूरा, नहीं तो मत जानिए। जैसे आपको नहीं आता है चीजें, तो उसके लिए पैनिक मत हो, ये नहीं कि रात को रोना शुरू कर दीजिए कि मैं मर जाऊंगी, अब तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। क्योंकि आपके 100 में इस बार 37 क्वेश्चन पे कट ऑफ गया है, लेकिन आप 10 विगत 5 सालों में देखेंगे 45-46 से ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं गया है। तो आपकी टारगेट ही होगी 55 क्वेश्चन आप सही कर लीजिए, 50 क्वेश्चन सही कर लीजिए, फ्री हो गया। तो हमें 100 की तैयारी नहीं करनी है, हमें अटेम्प्ट ही 70-65 लेना है, बस 65-70 अटेम्प्ट लेने हैं। निगेटिव कम करना है कि 50-55 के बीच में रुक जाए और आराम से तैयारी कर ले। और मेंस का समय हम लोग इतना लिखवा देंगे ना, या तो आप जो है जान लगा देंगे या जाने देंगे, है ना। रोज आपको वहां लिखना होगा 40 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, तो मैं यहाँ रोज आपको 30 क्वेश्चन, मतलब अगर कुसुम दी कह रही हैं तो रोज 30 क्वेश्चन हम लोग लिखवा देंगे। सर ये अपना भूत गूगल बन जाएंगे मीट जो है, जब अपनी गूगल मीट की क्लास, ये बहुत इनोवेशन होगा एक तरह से, जो क्लास हाँ, कभी नहीं होती गूगल मीट पे, आंसर राइटिंग लेट आवर्स के अंदर क्लास, ये एक इनोवेशन है। नहीं वो सब व्यवस्था है। यहाँ पे टैबलेट होगा, पेन टैब, आप क्वेश्चन भेजिएगा, आपको 24 आवर में विथ मार्किंग आंसर भेज दिया जाएगा, लिख कर चेक करके आपको पूरा दे दिया जाएगा, और आप लिखते रहिए। मतलब एक आने वाला 3 महीना जो प्रीलिम्स के बाद होता है, उसमें मोबाइल को डब्बा बना के रख दीजिए, जब जरूरत हो उसको खोलिए, बात कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल आपके लिए है, आप मोबाइल के लिए नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए, थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, आगे चलते हैं फिर। मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लॉस आप ही का होगा। जितनी ज्यादा क्वेरीज रहेंगी उतना बेटर है, और सर को भी अच्छा लगेगा कि आप इंटरेक्ट हो रहे हो। फेमिलियर हो जाएंगे। अब तो भाई देख रहे हैं यूपीएससी में तो लिस्ट में ऊपर से सब लड़कियां ही हैं, लड़के तो कम ही पढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोग की क्लास में भी जो लड़कियां जो टॉप कर रही हैं, लड़कियां ही कर रही हैं। लड़कों को चौराहा पे चाय पीने से फुर्सत ही कैमरे गर्ल्स के ही ऑन है, सिर्फ बॉयज के सबके कैमरे ऑफ है। हाँ, एक्चुअली सामने बैठना 1 घंटा टॉप काम है ना, तो कैमरा ऑफ कर दिए और आराम से जो है लेटे हुए हैं, सुन रहे हैं हमारी बात। बिल्कुल एफएम रेडियो चल रहा है ना। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का भोग, भोग का कर्म, सब कुछ यही पाना है ना। आप बताएंगे नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट बताएगा कि आप क्या कर रहे थे। लिस्ट में नाम आया, पेपर में नाम आया, समझिए कि सब ठीक है। और लिस्ट में नाम नहीं है, पेपर में नहीं आया, और आप बहुत किताब पढ़ रहे हैं, तो फिर समझ जाएंगे किताब सिर्फ खुलता है,
अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा है ना। चलिए आ जाइए, कोई नहीं, हम लोग आगे टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो मोहनजोदड़ो की बात कर ले, हम लोग आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ग्रेट बाथ की बात कर रहे थे। ग्रेट बाथ का मतलब है कि 3 साइड से द यूज ऑफ ग्रेट बाथ है, और एक साइड से दीवार होते थे। एक साइड से जो है महिलाएं उपयोग करती थी, एक तरफ से पुरुष, और एक जगह से खाने पीने के लिए जो है उसमें क्या कहते हैं, घड़ा से पानी निकाल लिया जाता था। हमारे पहले की जो समाज का प्रचलन जानते हैं क्या था? शाम को संध्या होने से पहले, यानी कि जैसे आपका सन सेट होता है, मतलब सन जैसे सूर्य जैसे डूबता है उसके पहले लोग खाना खा लेते थे। 8 बजे तक सो जाना और सुबह के 2 बजे जग करके और पूजा पाठ शुरू कर देते थे, नहाना धोना शुरू कर देते थे। 4 बजे तक सब महिलाएं नहा करके पूजा पाठ कर लेती थी, और 4 बजे तक पुरुष भी नहाना शुरू कर देते थे। पहले की लाइफ लोग क्यों अच्छा था, 100-100 बरस लोग जीते थे। अब हम लोग सोते हैं रात को 4 बजे, सुबह के 10 बजे जगते हैं, हमें सूर्य उठाता है। और पहले क्या था, सूर्य को आदमी उठाता था। सूर्य के आने से पहले ही आप जगे हुए हैं। तो लाइफ का क्या होगा, लाइफ बहुत लंबी होती थी। और यही कारण था कि ग्रेट बाथ का जो उपयोग हुआ ना, वो बहुत स्टैंडर्ड उपयोग हुआ। और उसके साथ साथ हम लोगों ने उस समय के दौर में एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ उन लोगों ने जब एनिमल हस्बेंड्री की बात की, ग्रेट बाथ की बात की, तो एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग हो गया। एक बात और आपसे कहेंगे हम कि मोहनजोदड़ो की एग्रीकल्चर स्ट्रांग होने में मिस्र और मेसोपोटामिया का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों भाई? क्योंकि मिस्र और मेसोपोटामिया पहले से डेवलप सिविलाइजेशन में था। ऐसे आपसे कहा जाए कि पुरानी सभ्यताओं में कौन सभ्यता है, तो 2 सिविलाइजेशन बहुत ओल्ड है। बेबीलोन की द सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोन एंड द सिविलाइजेशन ऑफ सुमेरिया। सुमेरिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता वो बहुत ओल्ड था। उन दोनों से सीखा था मिस्र मेसोपोटामिया ने। और हमने किससे सीखा भाई? मिस्र मेसोपोटामिया। जैसे आप एक उदाहरण लीजिएगा, सोचिए आप जो है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसी गांव में रहते हो, आपका पड़ोसी भी गांव में रहता हो, आपके घर के सारे फैमिली गांव में ही रहते हो, आपका पड़ोसी का आधा परिवार बॉम्बे में रहता हो। दोनों के घर में जाएंगे ना, तो जो जिसका परिवार का आधा फैमिली बॉम्बे में है ना, उसके घर में कुछ ना कुछ बॉम्बे का होगा। हो सकता है कि टीवी बॉम्बे से लाया गया हो सकता है कि जो है रेफ्रिजरेटर बॉम्बे से लाया गया हो, तो कुछ नया चीज जरूर होगा जो उपयोग में है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जहां भी जाता है ना, वहां से अपनी यूज की सामग्री लेके आता है। तो मिस्र मेसोपोटामिया से ट्रेड एंड कॉमर्स भारत का होगा, तो सोचिए कोई ना कोई विकास होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, अब मैं इसी फील्ड में 12-14 साल से इसी को करा रहा हूँ, है ना, मुखर्जी नगर में ही क्लास ले रहा हूँ, लगभग 200-300 तो बैच ले चुका हूँ। तो अब कहने का आशय है कि उसका असर आपको पहला दिन से ही दिख रहा होगा कि आया आदमी जो है पहला बॉल पे ही छक्का मारना शुरू कर दिया, कोई शर्माना नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई मतलब नहीं है। हमारा काम सिलेबस खत्म करना है, आपको समझा देना है, और अंततः आपको प्री पास करा देनी है, खत्म हो गई बात। मेंस में आप जो है, आपकी जो है ताकत इतनी है कि रोज 6 घंटा लिख पाएंगे, तो फिर मैं रोज 30 क्वेश्चन लिखवा दूंगा, मामला खत्म। यूपीएससी जो है ना, एक बहुत बड़ा सा बर्डन कब हो जाता है, जब हम ये सोचते हैं ना कि हमको डीएम बनना है। नहीं, हमें सोचनी छोटी छोटी, हम अपनी टारगेट लेंगे। पहला टारगेट 16 जून को हम एग्जाम क्रैक कर लें। दूसरा टारगेट जब प्री हो गया तो अब मेंस को क्रैक कर लें, और मेंस के बाद हम इंटरव्यू को तय कर लें, अपने आप रैंक सामने आ जाएगा, है ना। लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम नहीं दिए हैं, किताब खोला है और अब देख रही है कि डीएम गाड़ी के आगे लिखा हुआ है और व्यक्ति सामने से आ रहा है, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो मोहनजोदड़ो की साइट्स को इसलिए हम स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स स्ट्रॉन्ग था, इसकी डेवलपमेंट थी, सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम था, सिस्टमेटिक इको सिस्टम था, और यहाँ से वर्शिप में कुछ नया चीज मिला। क्या मिला भाई? हमने हड़प्पा से वर्शिप में 2 चीजों को देखा था, पीपल ट्री एंड स्टोन। यहाँ से हमने ऑक्स या बुल को भी मिला, यानी कि बैल का साक्ष्य मिलता है, पीपल ट्री का साक्ष्य मिलता है, और पत्थर का। अब बैल के साक्ष्य से क्या होगा? ऑक्स जो है ना, बैल के साक्ष्य से हमें 2 चीजें मिलती है। एक तो ये कि बैल हमें एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि जो खेती होगी तो जमीन तोड़ने की बात तो होगा ना, सरफेस फील्ड तो होगा ना कि नहीं होगा। तो सरफेस फील्ड के लिए किसकी जरूरत होगी? उसमें ट्रैक्टर तो होगा नहीं, है ना। क्योंकि देखिए वो शब्द क्या कहते हैं कि सजनरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है। तो सोचिए उस दौर की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो सीधे सीधे ये बात कहा जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर ऑक्स की बात होती है, बुल की बात होती है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर। यानी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, और यही कारण है कि इसकी जो सिस्टम्स की डेवलपमेंट है, इसकी जो यूज है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
और यही कारण है। एक और चीजों को हम यहाँ डेवलप करेंगे, द प्लेस ऑफ जस्टिस, एक न्याय का स्थान भी तय किया गया, जहां पे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कुछ अपर क्लास के लोग हैं, कुछ लोअर क्लास के लोग हैं, तो लोअर क्लास को कोई अगर इनजस्टिस कर रहा है तो जस्टिस के लिए वहां पे वो जा सकता है। ये भी मोहनजोदड़ो से मिला। स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड कॉमर्स मोहनजोदड़ो से मिला, यानी कि मजबूत वाणिज्य मिला और व्यापार मिला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट ग्रानरी मिला। ग्रानरी का मतलब होता है गोदाम, अन्न रखने का गोदाम, है ना। अन्न रखने का गोदाम इसलिए मिला क्योंकि लोगों को ये बात लग गया था कि जो 12 मंथ की जो हैंड टू माउथ हमारी है, उससे ज्यादा एग्रीकल्चर हमारा हो रहा है, हमारी डेवलपमेंट जो है, और रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, तो ज्यादा हो रहा है। और दूसरा, स्टार्टेड द ट्रेड एंड कॉमर्स मिस्र एंड मेसोपोटामिया। तो मिस्र मेसोपोटामिया से अगर ट्रेड एंड कॉमर्स है तो सामग्री तो रखना होगा ना, इसलिए हम लोगों ने ग्रेट ग्रांडी की बात की। और ये सब चीजें दिखा रहा है कि मोहनजोदड़ो का जो साइट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइट्स है। और इसके बाद हम आगे जब चलते हैं तो यहाँ भी इंडोर गेम की बात होती है, जो पासा आपने देखा था जिसको डाइस बोलते हैं, तो डाइस का भी यहाँ भी डेवलपमेंट सामने आया। और ये भी स्थल कहाँ था, पाकिस्तान में। तो फैक्चुअल चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरा हम बात करते हैं और वो होगा चनहुद्रो, क्योंकि आज हम पाकिस्तान का साइट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण भी बता देंगे, है ना। सर तो पाकिस्तान की साइट में सर एक क्वेश्चन बोलिए। था हाँ, सर, बोलिए जैसे बोलिए। कि आपने बोला कि ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हुआ था वो ब्रॉन्ज का और उसका कांसे का प्रयोग हुआ था, तो ब्रॉन्ज और उसमें कांसे का नहीं, ब्रॉन्ज और कॉपर का, सॉरी ब्रॉन्ज और कॉपर का, मतलब तांबा और कांसा। हाँ तांबे और कांसे का हुआ था। तो फिर वहां पे तो हाँ, फिर उसके जो खेत की जुताई होती थी वो किससे करते होंगे वो लोग? तांबे के उस पे उसके बनाए हुए होते थे। वो तो लकड़ी के होते थे। देखिए, हमें सबसे पहली बार सरफेस फील्ड पता है कहाँ मिलेगा, कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है भाई, आज का हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो कालीबंगा तो भारतीय साइट है, इंडियन साइट्स है। हाँ, तो इंडियन साइट्स बहुत डेवलप नहीं रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, प्रोटो हिस्टोरिक एज का पार्ट है, द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज में कुछ डिफरेंस है, पता है डिफरेंस क्या है? जिसकी लिखावट हुई है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, वो प्रोटो हिस्टोरिक एज है। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज में हमारी जो साइट्स है वो दो भागों में होते हैं, डिवाइड इन टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। स्ट्रॉन्ग साइट्स डेवलप द पाकिस्तान एंड वीक साइट्स डेवलप द इंडिया। हमारे यहाँ लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ये साइट्स की बात करें, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपको मन में क्या लग रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट साइट होगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया वो जो साइट से जो चीजें मिली है ना, वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कोई रिसर्च स्कॉलर की टीम उसको जांच नहीं कर रही है, और हमारे यहाँ जांच कर रही तो हमारे पास जो है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स नहीं है। आपको ये पता होगा 2014 में जब मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने थे, भारत के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने मांग किया था कि जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिला है इंडस वैली के समय में पाकिस्तान में, वो हमें दे दिया जाए, मैं रिसर्च करके वापस कर दूंगा। उससे हो सकता है कि बहुत चीजें नहीं मिल जाती, लेकिन पाकिस्तान तो हमें जहर देने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी चीज कहां से दे देगा, सोचिए। क्लियर है ना? तो हम आ जाते हैं चनहुद्रो पे। सर ये ग्रेट बात का यूज रेगुलर यूज के लिए था या धार्मिक काम के लिए सिर्फ? नहीं, ग्रेट बात है, घर की चारदीवारी में एक स्नानागार होता था। ये सबके घर में नहीं होता था, जो लोग उस समय जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। ये जो मोहनजोदड़ो से मिला है सर? हाँ, मोहनजोदड़ो से मिला है, बिल्कुल मोहनजोदड़ो से मिला है। और ग्रेट बात जो है वह लगभग 10 to 15% लोगों के यहाँ मिला है। बाकी लोग अपनी नदी के किनारे ही डिपेंडेंट थे, नदी के किनारे जाकर के वहीं से पानी लेकर के आते थे। क्योंकि देखिए प्रत्येक घर में जो है ग्रेट बात जा रहा है, ग्रेट बात का तो सबसे अच्छा उपयोग है ना कि 24 आवर में पूरे जो वाटर थे वो सब चेंज हो जाता था, नया पानी आ जाता था, है ना। हम अभी मैं फिगर बना के दिखा नहीं पा रहा हूँ, कभी हम लोग बोर्ड पे आएंगे तो फिगर बना के पूरी दिखाऊंगा। क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक फिगर जारी किया था जो है सिस्टमेटिक रोड सिस्टम का और सिस्टमेटिक ग्रेट बात का, है ना, दोनों का फिगर जारी किया था। मैं उसको आपको कभी मैं बोर्ड पर क्लास लेता हूँ आप लोग का तो मैं करा दूंगा।
तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे डेवलप हुआ है। आगे चले, चलिए अब चनहुद्रो की बात कर लेते हैं। चनहुद्रो की अगर हम बात करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट साइट है और चार्ल्स मैके और एनजी मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज किया। चनहुद्रो की कौन कौन से भाई? चार्ल्स मैके और एनजी मजूमदार। अगर हम इस डेवलपमेंट की बात करते हैं एनजी मजूमदार और चार्ल्स मैके की, तो कहीं ना कहीं एक नए साइट्स की डेवलपमेंट के साथ शुरू होता है और इम्पोर्टेंट ये है कि ये भी स्थल पाकिस्तान में है। चनहुद्रो के किनारे जो नदी है वो भी इंडस है और इसकी खोज 2 लोगों ने मिलकर किया है, चार्ल्स मैके और एनजी मजूमदार। चार्ल्स मैके ने अपनी रिपोर्ट 1925 में दिया था और एनजी मजूमदार ने 1931 में, और यही कारण इसकी जो रिसर्च की टाइम है वो 1931 है और ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में इंडस नदी के किनारे है। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिंध प्रांत का नवाब डिस्ट्रिक्ट है, नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिली है ना, वो मिला है पेंटेड जार। पेंटेड जार का मतलब है मिट्टी का रंगा हुआ बर्तन जो है, यहाँ से सबसे पहले हमें मिला है। अब देखिए, रंगा हुआ बर्तन, मिट्टी का, अगर नॉर्मल बर्तन मतलब विदाउट पेंटेड और एक पेंटेड, दोनों में डिफरेंस है। एक तो देखने में अच्छा लगेगा, दूसरा पेंटेड जार जो है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये लोग सिविलाइज थे, इस बात को चर्चा चनहुद्रो भी करता है। दूसरा, यहाँ से कॉस्मेटिक जो वो है वर्क्स हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हुए हैं। कहाँ पे? चनहुद्रो में। कॉस्मेटिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा लिपस्टिक मिला है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो कानों जो बालों में गजला लगाने की बात की गई है। एक और बातों को समझिएगा, हड़प्पा में एक कब्रिस्तान की बात मिली है, मतलब जो है जहाँ पे हम शव जलाते हैं, डेड बॉडी को जलाते हैं, उसका नाम था R37। और R37 का मतलब ये है कि वहां व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था, दफना दिया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि लोग 40 दिन तक जिंदा रहते हैं, इसलिए उसके अंदर में ही खाना पीना रख दिया जाता था। और महिलाएं की डेथ होती थी तो R37 में एक रूल था कि श्रृंगार की सामग्री भी रख दी जाती थी, कि ऐसी मान्यता थी कि महिलाएं सती समझते रहती है ना। आत्मा जो 40 दिन तक भटकता रहता है, ऐसी मान्यता उस समय के दौर में थी। तो इसीलिए चनहुद्रो बहुत फेमस जगह है, क्योंकि चनहुद्रो पूरे पाकिस्तान में डिपेंडेंट था कॉस्मेटिक वर्क के लिए। और चनहुद्रो की अगर हम बात करें तो पेंटेड जार की बात कर लेते हैं। चनहुद्रो में हमें और लोग भी मिले हैं, मेटल वर्कर्स मिले हैं। मेटल कौन कौन सा मिला है भाई? ब्रॉन्ज और कॉपर। इसके वर्कर्स जो मिले हैं ना, वो यहीं से मिले हैं। और क्या क्या मिला है भाई? व्हील्स टॉय कार्ट, मतलब कि खिलौना गाड़ी, पहिया लगा हुआ। ब्रॉन्ज टॉय कार्ट यानी कि जो है कांसे की खिलौना गाड़ी, है ना। कॉपर स्केल यहाँ से मिला है। कॉपर स्केल का मतलब है तांबे की मापन प्रणाली, जो स्केल होता है ना जिसे हम मापते हैं, तो स्केल प्रणाली भी यहाँ से मिला है। और यही कारण है कि चनहुद्रो भी एक फेमस जगह है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान का हमने 3 साइट कर लिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो। इन तीनों साइट्स में कोई डाउट हो तो आप हमें शेयर करें, फिर मैं आगे चलूं। नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो डाउट, आगे चले। नहीं सर, इनको डाउट नहीं है तो एक काम करने का, आप थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लीजिए इनसे। जब इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे अपने स्टूडेंट्स की, कुछ भी मतलब सब याद हो गया सही है, तो कुछ पूछ लीजिए आप इनसे। वो नो डाउट कहने का मतलब है क्लियर है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना। मैं मजाक कर रहा था, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। चलिए आगे आ जाते हैं। अब थोड़ी सी हम जानते हैं सर, कुछ क्वेश्चन पूछना है। सौरभ पूछिए बेटा। सर, जो आपने हड़प्पा की बात किया उसमें स्वास्तिक एंड चक्र के बारे में एविडेंस जो मिले थे उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। कालीबंगा स्वास्तिक सिंबल, इसके बाद उसके बारे में हाँ हम अभी बताएंगे। शुभ और लाभ, 7 फायर अल्टर्स, है ना। जैसे हम देखिएगा, अब जो 7 शब्द है ना, ये भी कालीबंगा से। स्वास्तिक सिंबल कालीबंगा से। कालीबंगा का मतलब समझते हैं क्या है? काली का मतलब ब्लैक और बंग का मतलब चूड़ी। काला चूड़ी सुहागन औरत नहीं पहनती है ना, यानी क्या है? वो अपशकुन है। इसके पीछे लॉजिक क्या है ना दोस्त, कि कालीबंगा का जो जगह है ना, जिसको हम हनुमानगढ़ कहते हैं, मई जून के महीने में वहां आग लग गई थी। और जो नई नवली दुल्हन आई थी ना, वो आग जब लगी तो घर से भाग नहीं पाई, वो जल के राख हो गई। तो ऐसा कहा जाता है ना कि जो मेहंदीपुर बालाजी में आज जो बहुत सारे लोग जो है ना, जो कहते हैं कि मैं किसी और की अमानत हूं और कहीं और आ गई हूं,
तो इस तरह की जो चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं भूत प्रेत, डायन, है ना, तो ये सब कालीबंगा से शुरू होता है। और जहां पे अंधविश्वास शुरू होता है ना, वहीं पे हम स्वास्तिक सिंबल की बात कर लेते हैं, शुभ लाभ की बात कर लेते हैं, वही हम ज्योतिष की बात कर लेते हैं, और वही हम 7 फायर्स मतलब 7 जो है अग्निवेदी की बात कर लेते हैं। अग्निवेदी 7 क्यों भाई? जैसे बचपन में आप सुने होंगे कि 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके पीछे भी एक कारण है कि हमारे यहाँ जब भी लगता है ना कोई विश्वास नहीं है तो हम 7 को डिफाइन करते हैं। जैसे किसी को प्रेम हो गया तो कहता है कि 7 फेरा ले लीजिए तभी हम विश्वास करेंगे। किसी व्यक्ति को भागना होता है तो कहता है कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, है ना। हालांकि उसको दिल्ली से गाजियाबाद का टिकट का पैसा नहीं हो, लेकिन वो गाना गा देगा कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। तो 7 जो है यहाँ पे यूनिक इसलिए है ना, क्योंकि पूरे यूनिवर्स है वो 360 डिग्री पे काम करता है, 360 डिग्री पे। और हमारे पास जो डिजिट है वो 0 से लेकर 9 तक है, 0 1 2 3 4 5 7 8 9। उसमें 7 ऐसा है ना तो 360 से डिवाइडेशन नहीं होता, बाकी सबका डिवाइड हो जाता है। 360 का मतलब है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर 180 और नीचे 180 मतलब 360। तो 360 का मतलब एक गोला, गोला समझते हैं ना? अगर आप गोला समझ, आमिर खान की पिक्चर आई थी वो गोला वाली, तो गोला एक 360 में बना हुआ है। तो इसमें 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से सबसे 360 कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा। और यही कारण है कि 7 को भी वहां हम लागू किए, वहां हम फायर अल्टर्स की बात किए, वहां थोड़ी सी डायन की बात है। कभी आप लोगों को डायन पे फेथ होता है क्या? मतलब एविल्स एंड डिजीज की बात होती है, जादू टोना का मतलब कभी आपको लगता है कि जादू टोना है? किसी को फेथ है जादू टोना पे? बिहार से जो होगा उसको फेथ होगा। बाहर अधिकतर सर बिहार से स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मोस्टली स्टूडेंट्स बिहार से हैं। अच्छा, तो इनको फेथ जरूर होगा, बोलेंगे नहीं पर सर ये हाँ, तो मत शर्माइए, आप लोग खोल के बताइए। ऐसे हमारे अथर्ववेद में है भी द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला एविल्स एंड डिजीज, है ना। यह बिहार में देखिएगा बहुत सारा गाना है कि जो बंगालन होती है वो मती फेर देती हैं, दिमाग को फेर देंगी, है ना। सर मेरी मम्मी भी सर मेरी मम्मी बिहार से डायन पे थोड़ा ज्यादा, मेरी मम्मी बिहार से है, डायन पे थोड़ा ज्यादा विश्वास करती हैं। बहुत बहुत मेरी माँ भी बहुत फेर करती थी, है ना। कभी इस हाथ में अंगूठी, कभी इस हाथ में अंगूठी, कभी गले में कुछ लगवा देगी कि जो है ये नहीं होगा, नजर नहीं लगेगा, है ना। दीदी को पता है ये सब बात। तो फेथ होना, है ना, वो अंधविश्वास बहुत चरम सीमा पे है। राजस्थान का वो भी एरिया, मेहंदीपुर बालाजी, भरतपुर, है ना, या फिर जाके हनुमानगढ़, वहां भी खूब फेमस है, खूब। वहां सैटरडे को हनुमान आप जाएंगे ना तो हर महिला जो है वो बाल खोल करके घुमा रही है, जैसे लगता है कि हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम कालीबंगा पे आएंगे तो सबकी हम चर्चा करेंगे। मैं जितनी चीजें बताऊंगा सब डिटेल से बताऊंगा, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे आ जाइए। तो हमने 3 साइट्स को खत्म किया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो। अब थोड़ा सा हम लोग एक फैक्चुअल चीजों के जगह पे कंसेप्ट को डेवलप करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एंड इकोनॉमिकल लाइफ। कर ले, थके तो नहीं है ना आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। रोज रात को पूरी रात करते हैं सर ये स्टूडेंट्स। अच्छा, पूरी रात इसी तरह से पूरी रात पढ़ते हैं सर हम लोग। बहुत बढ़िया। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो 2 चीजों को समझ लीजिए। हाँ, चले आगे। एग्रीकल्चर और कमर्शियल ट्रेड पे भी सर थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैं इकोनॉमिकल लाइफ में करूंगा, है ना। दोनों को इकोनॉमिकल लाइफ इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सोशल लाइफ की। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें ना तो 2 तरह की सत्ता थी। एक फादर जो घर का हेड था, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द फैमिली मदर, और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द फैमिली फादर। यानी घर का मुखिया फादर होते थे और घर का मुखिया मदर होती थी। जिन जगह पे मदर घर की मुखिया होंगी वो जगह भी इंडस वैली में मिला है। जैसे हम रंगपुर की बात कर लेते हैं तो रंगपुर में जो है सत्ता कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी, घर की मुखिया माँ होती थी। उसमें होता क्या था ना कि बेटी होगी तो घर में जश्न मनेगा। विवाह के बाद हम ये नहीं कहेंगे दुल्हन हम ले जाएंगे, दुल्हा हम ले जाएंगे कहा जाता था, है ना। दुल्हा को जाना होता था दुल्हन के यहाँ। और जो है घर की जो मेन मुखिया है ना वो माँ होती थी।
घर की जो चारदीवारी से जो बाहर काम करते थे वो औरत करती थी। तो ऐसा हम लोग कहाँ मिला है भाई? रंगपुर में मिला है। बाकी और सब जगह कैसा परिवार मिला है? तो पितृसत्तात्मक, मतलब पिता घर का मुखिया है, और घर का जब पिता मुखिया होगा तो घर की संपत्ति पर किसका एकाधिकार होगा? पुत्र का होगा, पुत्री का नहीं। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम की अप्रोच की बात करेंगे, तो पॉलिटिकल में घर का जो मेन पॉलिटिकल होगा वह घर का मुखिया जो है वो पुत्र होगा, पुत्री नहीं होगी। राजनीति में महिलाओं को भूमिका नहीं होगा। इसके बाद हम अगर सामाजिक जीवन की बात करें, खान पान की, तो दो तरह के खान पान की बात करते हैं। एक तो खान पान वो है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का उपयोग करते थे, है ना। दूसरा, अगर हम खान पान की बात करें, श्रृंगार की, इसमें खान पान के साथ वेशभूषा, तो श्रृंगार में पुरुष सिर्फ एक वस्त्र पहनते थे जिसको धोती कहते हैं, और महिलाएं जो है वो धोती के साथ जो है वो और भी अंग वस्त्र पहनती थी, जिसकी चर्चा होती है। इसके बाद अगर हम श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार दोनों करते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी। पुरुष जो है वो श्रृंगार के लिए जो हाथों में अपने कुछ जो है वो फूल की गुलदस्ता पहनते थे, हाथों में जो है वो फूल के माला बांध करके अपने गट्टा में घूमते थे। महिलाएं गजरा करती थी, महिलाएं श्रृंगार करती थी। जीवन का लाइफ जो है अलग अलग से डेवलप था, और ये अपने आप में एक जो है सिचुएशंस की अगर हम डेवलपमेंट करें तो एक अलग सी डेवलपमेंट की चर्चा होती है। सामाजिक जीवन में हम लोग ये कह लें कि उस समय की जो समाज था वो दो चीजों पर डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर का मतलब है स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर हो रहा था। कहाँ भाई? मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर था। सबसे पहले हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है ना, द एरियाज ऑफ सरफेस फील्ड, वो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से पहले जमीन को खोद करके हम नहीं मिट्टी उगाते थे। पहले क्या होता था कि जमीन पे ऐसे ही हम बीज डाल देते थे। उसमें क्या होगा कि मात्र 20% बीज जो है वो उपजता था, बाकी वो सड़ जाते थे। लेकिन जब हमने जमीन को खोद कर बीज डालना शुरू किया तो 90% बीज जो है सेफ होने लगे और 10% ही बर्बाद हो रहा था। तो एक बहुत बड़ी सी जर्नी थी। आपने कहा कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमिकल कंडीशन, तो देखिए अब दो चीजों को समझिएगा। जहां पे एग्रीकल्चर वीक होगा ना, वहां एनिमल हस्बेंड्री भी वीक होगा, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री हमेशा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। सोचिए आप, जहां कृषि नहीं होगी पशुपालन होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि पशुओं के रहने की सामग्री, पशुओं को खाने की सामग्री नहीं मिल पाएगी। अब देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, इसके पीछे कारण क्या है कि प्रति हेक्टेयर फसल ज्यादा उपज हो। इसके लिए हमने मिस्र मेसोपोटामिया से ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप किया। दूसरा, हमने नई नई तरह के बीज को लाया, हमने नई नई डेवलपमेंट को सीखा, और ये कारण था कि इस विकास की दौर की अगर हम बात करें तो एक नई सिचुएशंस को डेवलप करते हैं, एक नई आधार को डेवलप करते हैं, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर हम इसके रूल्स की बात करें, इसके एविडेंस की बात करें, इसकी सामग्री की बात करें, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट रह गया। दूसरी बात हम लोग ये कह लें कि एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ भाई? एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो हम ग्रेडनी की बात करते क्या? सोचिए, आपके पास पैसा इतना हो कि आप मुश्किल से कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो आप बैंक जाएंगे? नहीं जाएंगे बैंक ना। बैंक कब जाएंगे? जब पैसा आपको थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो वैसे ही अब सोचिए, गोदाम क्यों बनाएंगे? ग्रेड ग्रेनाइटी का उपयोग क्यों होगा? सोचिए आप। तो सरप्लस में होगा, तो सरप्लस अब होगी, तो बिल्कुल यही चीजों को मैं आपको यही फोकस करना चाह रहा था। तो अब जब सरप्लस कब होगा? जब एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगा। एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो एनिमल हस्बेंड्री स्ट्रॉन्ग होगा। तो अपने आप में एक बड़ा सा सेक्टर हो जाता है कि एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री स्ट्रॉन्ग हो गया, उसकी डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है। क्लियर है? राइट। तो ये हमारा सोशल लाइफ खत्म हो गया। आगे बताइए। ये ट्रेड किस चीज का होता था सर? ट्रेड में हमें अनाज की ट्रेड है, सिर्फ हमें जो है ग्रेट ग्रांडी की, जैसे हम वीट्स की बात कर लें, बार्ली की बात कर लें, है ना, या इसके बाद हम फिर अगर बात कर लेते हैं, कुछ कपास की खेतों की बात हो गई है, कपास जिसे हम जो है धागा उपजते थे, है ना, इसकी चर्चा हम कर लें। क्योंकि देखिए, हमें राइस हस्क मिला है सबसे पहले कहाँ? लोथल में। तो यहाँ हमें ट्रेड दो ही चीज की होती थी, वीट्स एंड बार्ली। एक्सचेंज किस चीज से होता था? एक्सचेंज की अगर हम बात करें ना, तो देखिए वहां से हम लोग का जो ट्रेड है ना, वहां से हमें नई नई चीजों को हम डेवलप कर रहे थे। जैसे भारत में अगर हम बात करते हैं, रोड सिस्टम की डेवलपमेंट हमने सीख लिया, हमने वहां से पहिया लगा हुआ रथ बनाने का तरीका सीख लिया, हमने वहां से ब्रॉन्ज टॉय कार्ट सीख लिया, हमने वहां से जो है स्पेसिफिक रूप से कॉपर स्केल की बात सीख ली, और हमने वहां से एजुकेशन पर हमने सिस्टमेटिक जो है
एग्रीकल्चर करना सीख लिया, तो हमने बहुत से ट्रेड एंड कॉमर्स को सीखा, और फिर कुछ हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन कमजोर थे तो कुछ उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग किए वहां पे, है ना। एक्सचेंज का सबसे बड़ा सा ये मुद्दा है। दूसरा, जैसे हम अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री से जो बने हुए सामग्री थे वो तो बहुत डेवलप तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए हम दूध से बने सामग्री को चाहें तो हम विदेश नहीं भेज पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास उसमें सुविधाएं नहीं थी। हम लैक्टिक एसिड में डाल करके उसको कितने डिग्री पे तापमान बना करके दूध को सुरक्षित करें, ऐसा तो कोई हमें नॉलेज था नहीं, तो हमें साइंस की नॉलेज नहीं थी। और जो अगर हम बात करते हैं, हमें थोड़ी सी खगोल विज्ञान की नॉलेज नहीं था, और भी अगर हम बात करें तो थोड़ी सी हमें एस्ट्रोनॉमी का मतलब ज्योतिष का नॉलेज नहीं था। तो ये सब हम लोगों ने जाना कहाँ से भाई? क्योंकि उनकी सभ्यता को ये सब कहाँ से नॉलेज था? अगर ये पूछेंगे तो द सिविलाइजेशन ऑफ सुमेरिया, द सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोन एंड द, अगर हम बात करते हैं बेबीलोन और सुमेरिया की सभ्यता की डेवलपमेंट, तो वो अपने आप में एक नई एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ता है। ये एक्सचेंज मतलब सामान के बदले सामान, ये मुद्रा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मुद्रा का कंसेप्ट तो देखिए, मुद्रा का कंसेप्ट अगर तब होता ना जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हमारी जो राइटिंग है उसको पढ़ पाते। अभी तो हमें सिर्फ अनुमान ही है ना, समझ रहे बात को। अगर हम लोग उसके समय की लिखे हुए चीजों को पढ़ पाते, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जानने के स्रोत क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो जमीन के अंदर से प्राप्त सामग्री, कुछ अभिलेख, कुछ जो है प्रस्तर, कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ जो है मिट्टी पर लिखे हुए सामग्री, कुछ जो है प्लेट पर लिखे हुए सामग्री, यही हमारा साक्ष्य है। तो जो भी चीजें हैं सब अनुमानित है ना, सब अनुमानित है टोटल। इसीलिए आप देखेंगे 1980 के दौर में, 1980 में आईआईटी कानपुर के रिसर्च स्कॉलर ने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिस्ट्री का पार्ट मत बनाइए, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट बनने के लायक है ही नहीं। लेकिन बाद में बड़ा सा विवाद हुआ, रिसर्च चलने लगा और बोला गया कि रिसर्च के बाद इसको स्पेशलिस्ट के रूप में डेवलप होगा। लेकिन अभी भी हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, हम सब अनुमानित चीजें हैं। पता है आपको हम लिटरेरी सोर्स कब से शुरू करेंगे? वैदिक एज से। वैदिक एज में हमको पता चलेगा कि 6 जो है हमारे पास दर्शन है, 4 हमारा वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, वेदांग 6 है। हम उसके पहले कहाँ ये सब बात करेंगे? तो हमें सिर्फ अनुमान लगाना है, ठीक है ना जी ऑल इज वेल जी। तो दीदी आज की क्लास को ड्रॉप किया जाए यहाँ सर। थोड़ा सा और इनको कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को कोई और क्वेरीज आपकी? हाँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा गला जो है वो जवाब देता फिर रहा है। ओके, वैसे भी आप 11 बजे से नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप रुके भी नहीं एक सेकंड के लिए भी आप। नहीं, उससे नहीं है, आज मेरी लंबी क्लास हो गई है उधर भी। अच्छा, हाँ, आज पूरे दिन क्लास लिया हूँ, क्योंकि सैटरडे कल है, तो कल दिल्ली में मैच है ओके, आईपीएल का। जी जी जी। तो अब मैं आज इसलिए मैं थोड़ा लंबा खींच दिया कि कल छुट्टी मिलेंगे तो बच्चा हंगामा नहीं करेगा। कल से छुट्टी देंगे भी नहीं आपको कोई भी? नहीं, कल तो हम आपकी 11 बजे क्लास तो हम लेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो मैच है ना वो 3:30 से 7:30 है जी, है ना। मतलब वो डीसी और एमआई की। और थोड़ा सा दिल्ली में रहने का जो है एक बड़ा सा असर ये है ना कि यहाँ आईपीएल का खुमारी बहुत ताकतवर है जी। इतनी ताकतवर ना कि आप आईपीएल से कि दिल्ली में रहेंगे तो आईपीएल से नहीं बच पाएंगे। सच बता रहा हूँ। मेरे जैसा विद्यार्थी जो बैट नहीं पकड़ा था, तो उसको लगता है कि वो अनुमान लगा लेता है कि पहला बॉल पे 6 जाएगा और 6 जाता है। तो ये हाँ, मतलब दिल्ली जो है वो दिल वालों का शहर है, यहाँ के लोग बहुत बिंदास होते हैं। और सर आईपीएल रहते हुए क्या सर किस टीम को सपोर्ट करते हैं आईपीएल में? मेरे तो सीएसके है भाई। यस सर, सेम। मतलब दिल से तो सिर्फ जो है मैं धोनी को ही सपोर्ट करता हूँ। बाकी इंटरटेन तो जो दिल्ली में जैसे मान लीजिए अब एमआई का मैच है तो फिर इंटरटेन कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं है ना, क्योंकि सब इंडियन है। लेकिन अगर हमसे ये पूछिए, मेंशन कर दीजिए। हाँ, अगर आप ये पूछेंगे कि जो है आप धर्म के रूप में किसके साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे धोखा ना हो, तो सिर्फ सीएसके जी। बाकी किसी के हार जीत से हमको मतलब नहीं है। हमको 6-4 से हम इंटरटेनमेंट करते हैं। छक्का लगे चलो बहुत बढ़िया, चौवा लगे बहुत बढ़िया, इंटरटेन। तो दीदी कल क्लास हम लोग इसको इंडस वैली को खत्म कर ले। हाँ बताइए, इंडस वैली को कल खत्म कर लिया जाए। यस सर।
देखिए कल का टॉपिक क्या क्या इसमें रहेगा बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी आइए। कल का टॉपिक सर रहेगा। आप इनसे पूछिएगा हाँ नहीं अभी तो मैं एक पहले दो दिन तो मैं 15 मिनट्स पहले थोड़ा सा इनका क्वेरी वो रहते हैं, पर इनका थोड़ा सा नहीं, क्वेश्चन अरे करते हैं। जी। अरे दी अभी तो एक दो दिन मैं थोड़ा सा इन लोग को मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो 2 दिन से हमारी टेस्टिंग हो रही है ना कि टीचर को हिस्ट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा अरे है। अभी तो नहीं ये सर लोग प्लीज, टेस्ट नॉट कर एट रहे ऑल, हैं, नॉट एट ऑल सर। है नहीं ना। सर, सर आपकी मतलब टेस्टिंग नहीं हो रही है क्योंकि आपने जो कल से पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो जब से आप रियल बताओ ना, मेरे को उससे पहले आपकी क्लास शुरू होने से पहले नींद आती है। जैसे आपका बोलना स्टार्ट होता है ना, मेरी नींद गायब हो जाती है। तो इसका मतलब कि ना नहीं तो आपकी मैं कल मैं दीदी को सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी दे दूंगा, अंग्रेजी में अलग हिंदी में अलग, वो आपको प्रोवाइड कर देंगी। उसके बाद और भी अच्छा लगेगा, है ना। और कल से थोड़ा लंबा करते हैं, 2 घंटे क्लास कल से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप लोग जगे रहिए। कहते ना कि आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मतलब अब अगर आप जिंदा हैं तो दिखिए, नहीं तो जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। जी जिंदा रहने का मतलब है यूपीएससी के लिस्ट में नाम हो, खत्म हो गई बात। दुनिया कहाँ जाएगी इसे मतलब नहीं है। आंधी आए तूफान आए, आपका सिर्फ एक नाम कि पीडीएफ जब अंतिम बने ना यूपीएससी का, तो उस लिस्ट में आपका भी नाम हो। बाकी बस सब सर खत्म है, वही बाकी सब मोह माया है। यही एक सच है। तो ठीक है दी, तब हमें आज्ञा थैंक दिया यू सो जाए। मच सर। ओके, गुड नाइट सर। ठीक, ओके दी, नमस्ते। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़िए, है ना। अभी आप यूथ है ना, इतना पढ़िए ना कि सामने वाला व्यक्ति को पसीना आ जाए। सर इनको एक बार कल के लिए ऑल इज टास्क दे वेल। दीजिए कि कल ये क्या देख के लाएंगे। कल ये लोग इंडियन साइट्स कर लेंगे और इंडस वैली का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस टॉपिक को कर लेंगे। मैं यही कराऊंगा, ठीक है ना। सर इसके इंडियन अंदर साइट्स तैयार कर लेंगे। सर आपका 12th क्लास के अंदर इसके चैप्टर भी है, तो वो इनको पढ़ना जरूरी है अभी बहुत जरूरी नहीं है। हिस्ट्री के लिए आप मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए, खत्म हो गई बात। चलिए ठीक है ना। जो मैं नोट्स दे रहा हूँ और जो क्लास, हो जाएगा काम आपका, है ना। जब सिर्फ सर आपको साथ गंगा, में है तो हिस्ट्री से क्या डर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जितनी हमारी जो क्षमता है, मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको अच्छा करा दूं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है, राइट, ओके जी, नमस्ते। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। चलिए, ऑल इज वेल।